कैसे आपकी रंगमंची यात्रा शुरू हुई होगी? कैसे आपका इंटरेस्ट बना? 60s की अगर हम बात करें तो वहाँ से मैं प्रभावित हुआ कि ये म्यूज़िक से ज़्यादा बेहतर मुझे तो ये लग रहा है जो संप्रेषण का माध्यम है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सशक्त है, ज़्यादा पुरजोर तरीके से हम अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। और थोड़ा मुझे ग्लैमरस भी वो लगा कि ये हम लोगों के सामने मंच पे जाएंगे, एक्ट करेंगे, ये करेंगे। तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मुझे लगा कि मैं अपनी फील्ड चेंज करूँ और मैं रंगमंच की तरफ जाऊँ, झुकाव हुआ। आपके बैच में कौन कौन था? हमारे बैच में उस तरह से थोड़ा मंजरी शंकर थी, सतीश कौशिक थे, इस तरह के लोग थे। आपको किन डायरेक्टर्स का काम बहुत प्रभावी लगता है और किसने आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है? तो पहला जो निर्देशन का उनका जो कहें कि उसके बाद भी खेर साहब ने एक प्ले और डायरेक्ट किया था, लेकिन जो इम्प्रेशन पहले उनके नाटक का पड़ा हमारे साथ मिंद और शेडोज़ का सात्र का प्ले था, जॉन पॉल सात्र का, तो वो मुझे लगा कि नहीं, वो एक टर्निंग पॉइंट। वहाँ से मुझे लगा कि अब हमें भी देखना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए। एलपीयू में डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूज़िक में ये वर्कशॉप जब आप कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों से मिलकर? तो ये बड़ी बात है एलपीयू के लिए और हमारे लिए, जो सोच बदली। और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भैया जो आप बात करते हो वो नहीं है, एलपीयू कुछ और है, जाके देखिए आप वहाँ पे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूज़िक की ओर से। मैं शिवम आज आपके साथ एक विशेष मेहमान से तारुफ कराने के लिए आया हूँ। वो मेहमान कौन है क्या आप आगे जान जाएंगे। उनका काम क्या है, उनकी रंग यात्रा क्या है, उससे हम इस कार्यक्रम में परिचय प्राप्त करेंगे। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी स्टेट अवार्ड और देश की जो सबसे ख्याति लब्ध संस्थान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। वहाँ के चीफ ऑफ द रिपर्टरी का पद भी संभाला है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से रंगमंच का कार्य किया है। NCZCC के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। बहुत बड़ी यात्रा है उनकी। उस यात्रा को बहुत ही सारगर्भित तरीके से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ उनके प्रशिक्षण के रूप में बात करेंगे कि उनका प्रशिक्षण कैसा रहा और उनकी रंगमंची यात्रा कैसी चल रही है, उस पर जानकारी जुटाएंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और आज के हमारे विशेष मेहमान का भी स्वागत है, प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अब हम बातचीत करते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। कैसे आपकी रंगमंची यात्रा शुरू हुई होगी? कैसे आपका इंटरेस्ट बना? बचपन से लगभग 12वीं क्लास तक कैसे इसमें आप आए होंगे? देखिए, आना तो एक मैं संगीत का विद्यार्थी था और 1978 में मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय में, मैंने लखनऊ में अपना दाखिला लिया था और वायलिन का मैं छात्र था। तो वो कैसरबाग में भातखंडे संगीत महाविद्यालय हुआ करता था और कैसरबाग में ही आपका संगीत नाटक अकेडमी, यूपी संगीत नाटक अकेडमी हुआ करता था। दोनों एक ही बिल्डिंग में थे। तो अपना वायलिन की क्लास करने के बाद थोड़ा जैसा होता है कि कैंपस में थोड़ा टाइम आप बिताते हैं, खड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, इधर उधर देखा देखी करते हैं, तो वो इस साउंड आती रहती थी। तो उस साउंड ने कहीं हमें खींचा, तो जाके देखा तो वो वहाँ कुछ लोग जो हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और एक छोटे से कद के इंसान थे। हमें उस समय उनका नाम नहीं पता था, लेकिन जब बाद में उनका नाम पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा, और उनके बारे में जाना तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैं ऐसे शख्स को उस तरह से, कि एक छोटे से कद का इंसान है जो ऐसा ये सब कराते रहते वहाँ पे। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो थे मुद्रा राक्षस जी, जो कि हिंदुस्तान के जाने माने साहित्यकार, नाट्य निर्देशक और AIR के जो उनकी यूनियन हुआ करती थी और सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस दौर के 60s की अगर हम बात करें। तो वहाँ से मैं प्रभावित हुआ कि ये म्यूज़िक से ज़्यादा बेहतर मुझे तो ये लग रहा है जो संप्रेषण का माध्यम है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सशक्त है, ज़्यादा पुरजोर तरीके से हम अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। और थोड़ा मुझे ग्लैमरस भी वो लगा कि ये हम लोगों के सामने मंच पे जाएंगे, एक्ट करेंगे, ये करेंगे। तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मुझे लगा कि मैं अपनी फील्ड चेंज करूँ और मैं रंगमंच की तरफ जाऊँ, झुकाव हुआ। इसी बीच वहाँ पे एक
भातखंडे भारतेंदु नाट्य केंद्र हुआ करता था, अभी भारतेंदु नाट्य अकेडमी हो गया है। तो उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन कर रही थी और उसमें उन्होंने विज्ञापन दिया। उसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ स्नातक M.K. रैना साहब जो थे वो कार्यशाला, अभिनय की कार्यशाला लेने आने वाले थे। तो उसके लिए हमने भी एक आवेदन दे दिया। रंगमंच का कोई हमें अनुभव नहीं था। तो रविंद्रालय में, मिनी रविंद्रालय में उसका इंटरव्यू वगैरह हुआ। राज बिसारिया जी, देवेंद्र राजंगपुर जी, ये सारे लोग इंटरव्यू में बैठे हुए थे। तो मतलब 18 साल का एक युवा जो है चला गया कि जोश जोश में। तो वैसे ही वो इंटरव्यू में पूछा गया कि नाटक पढ़े? मैंने कहा पढ़े। कौन सा पढ़ा? हमने कहा नमक का दरोगा पढ़ा। किसका लिखा हुआ? हमने कहा प्रेमचंद का लिखा हुआ। उन्होंने कहा नाटक है। मैंने बड़े दावे के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ जी वो नाटक है। कहते अच्छा। एक दो सवाल और हुए, फिर कहने जाइए। मैं चला आया। बाहर जैसे भीड़ होती, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा, क्या पूछा। मैंने कहा ये पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? हमने कहा कि नमक का दरोगा और प्रेमचंद और ये नाटक है। उन्होंने बोला। मैंने कहा नाटक। अरे यार तुमने तो सब गुड़गोबर कर दिया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नाटक नहीं कहानी है। मैंने कहा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अपना म्यूजिक कॉलेज जिंदाबाद। लेकिन जब दूसरे दिन लिस्ट लगी तो देखा तो उसमें मेरा नाम था। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि गलत मैंने जवाब दिया और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। खैर चलो, खुश रहा। घर में बताया, घर वालों को तो कोई इंटरेस्ट होता नहीं था, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि नाटक, नौटंकी अगर आपका बच्चा कर रहा है तो ख़ानदान की नाक कट रही है, आप ख़ानदान का नाक कटा रहे हो, तो आपको बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था। और मतलब भाई बहनों में भी आपको सबसे गिरा हुआ, सबसे कमज़ोर इंसान माना जाता था। तो वो दौर था, लेकिन अपना इंटरेस्ट था तो घर वालों को कोई था नहीं, तो उनका ठीक है चलो जो भी है, कोई मतलब नहीं उनको। मतलब लखनऊ में ही सब लोग रह गए थे? हाँ, लखनऊ में। तो हमने वो किया, वर्कशॉप किया, तो और इंटरेस्ट जागा। फिर अमृतलाल नागर साहब के साथ वर्कशॉप किया, मुद्रा राक्षस के साथ किया, शरद नागर साहब के साथ किया। फिर उसके बाद तनुज कोहली साहब शिकागो से आए थे, उनके साथ वर्कशॉप किया। इस तरह की वर्कशॉप करते करते फिर 1 साल का कोर्स था, वो हमने ज्वाइन करने की बात की, वो कर लिया। फिर घर वालों को ये हो गया कि अब तो ये 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर रहा, तो उन्होंने कहा भैया नाटक छोड़ो, घर आओ, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई में तो अब मन लगता नहीं था, यही सब था। तो उन्होंने कहा घर या नाटक? हमने कहा नाटक। तो उन्होंने कहा जय हिंद, चला गया। तो लखनऊ में रहते हुए लखनऊ में अलग रहा और 200 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी तब उस समय भारतीय नाट्य केंद्र में। 25 रुपये फीस जाती थी, 75 रुपये होटल में सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे की किराया देता था और बाकी 100 रुपये बचते थे। 100 रुपये में महीने भर का खाना पीना, स्टेशनरी और जो आपके मॉडल बनाने का सामान, ये सब उसमें। तो खैर बहुत सारे लोगों ने मदद किया, मुद्रा राक्षस जी ने मदद किया। मैं वो रेडियो पे थे तो मैं मतलब जो राउंड अप होता, पूरे साप्ताहिक जो कार्यक्रम सांस्कृतिक होते थे उस कार्यक्रम को आप पूरा ब्रीफ करते थे रेडियो पे जाके, तो आपको 125 रुपये की चेक मिल जाया करती थी, वो चेक होती थी। फिर अखबार होते थे, आप किसी ड्रामा की समीक्षा लिख देते थे तो आपको 25-30 रुपये, 40 रुपये, 75 रुपये अखबार के हिसाब से आपको मिल जाते थे। तो इस तरह से अपना होते थे। तो अब घर के रास्ते बंद थे और पीछे जाने का कोई वो नहीं था, आगे ही जाना था। आगे जाने के लिए अब ये था कि भारतीय नाट्य अकेडमी ख़त्म हो रही है, 2 साल का कोर्स, अब आगे क्या? आगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो 80 में वहाँ दाखिला लिया, 82 में वहाँ से कंप्लीट किया, 82 में ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमने आवेदन किया, 82 में ही पहले ही उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया, इस बीच लखनऊ में नाटक वाटक जब करता था, शो होता तो अखबारों में नाम आना शुरू हुआ, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को लगा, लेकिन उनको भी लगता था कि कॉलोनी में हम रहते थे, वो कॉलोनी कल्चर जो डेवलप हुआ था ना, तो उसमें और भी ज़्यादा। और एक मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल क्लास का आदमी जब थोड़ा अपर क्लास की तरफ चलता है तो वो थोड़ा और भी ज़्यादा अपने को सिक्योर करने की, और थोड़ा कहते ना, वो तो होता है नहीं, लेकिन वो अपर क्लास में जाने के लिए थोड़ी सी कहा है कि अपर क्लास की वो नकल भी करना शुरू कर देता है। तो फिर उनको और भी था, अब इसको बुलाएं कैसे, इसको कैसे। तो मुझे भी परवाह थी नहीं कि ठीक है, तुमने उस दौर में हमारा साथ नहीं दिया तो अब हमें क्या है। तो हम फिर आकर इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वहाँ पे स्कॉलरशिप थी, कोई चिंता थी नहीं। तो फैमिली आपकी लखनऊ में रहती थी? पेरेंट्स हमारे थे, सब लोग, बड़े भाई थे। पिताजी लखनऊ में ही गवर्नमेंट जॉब में थे, सब लोग वहीं। स्कूलिंग आपकी लखनऊ में ही हुई है? नहीं, हमारे यहाँ स्कूलिंग लखनऊ में हुई है और फिर मैं दिल्ली आकर के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ गया। फिर यहाँ से मैं फिर वापस नहीं गया,
फिर मैं यायावरी करता रहा, घूम घूम के वर्कशॉप करता रहा, जहाँ काम मिला। दिल्ली में 1.5 साल रह करके हमने संभव ग्रुप जो है, देवेंद्र राज अंकुर, राजेंद्र गुप्ता, डॉली आलूवालिया, ये आपके अमिताभ श्रीवास्तव, ये सीमा। आपके बैच में कौन कौन था? हमारे बैच में उस तरह से तो मंजरी शंकर थी, सतीश कौशिक थे, इस तरह के लोग थे, मिथिलेश रॉय थे, मोहन पाठक थे। तो उस तरह से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा हमारे बैच से वो नहीं, आप अपने आप में बहुत बड़े। ये था। तो बाकी फिर अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि बीएनए के प्रशिक्षण के समय में आपकी कोई विशेष मेमोरी हो, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ विशेष प्रशिक्षण के समय के अनुभव जो आपके जीवन को बदल दिया हो जिन्होंने, वैसे कुछ क्षणों को याद कीजिए हमारे लिए। हाँ, मुझे मतलब उस चीज़ को लेके मैं अब वो नहीं होता हूँ, लेकिन कचोट होती है कि मतलब हम पहले तो वो भारतीय नाट्य केंद्र था, तो 1 साल का प्रशिक्षण था। तो राज साहब हमारे सब करता धरता थे, उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। और बहुत अच्छे टीचर हैं वो, नो डाउट, बहुत अच्छे टीचर थे वो हमारे। और वर्ल्ड ड्रामा को जिस खूबी के साथ वो पढ़ाते थे, मैं ये कहता हूँ कि उनके जैसा कोई वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाने वाला हिंदुस्तान में उनका कोई कंटेम्प्रेरी नहीं था। और फिर जिस तरह से वो ओरिजिनल प्ले करते थे, वो ऑथेंटिक, उनका जो भी होता था वो कहीं से कुछ नहीं, वो खुद ही ईजाद करते। तो बहुत ही ऑथेंटिक कोई भी प्ले होता था, बहुत ही ऑथेंटिक ढंग से वो उस चीज़ को करते थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ पे लगी थी, हम जब उसमें थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो हम 12 लोग थे। तो 12 लोग जब सेकेंड ईयर उन्होंने अनाउंस किया तो उसमें से 6 लोग चले गए, हम 6 लोग बचे। उसमें से 6 लोगों में सलीम आरिफ चला गया फर्स्ट ईयर करने के बाद ही एनएसडी में। चंद्रमोहन थे, वो भी फर्स्ट ईयर करने के बाद चले गए। फिर कुछ और लोगों थे जिन्होंने छोड़ दिया, और बाकी हम 6 लोग बचे थे, जिसमें मंजरी शंकर थी, हम थे, चित्रा सिंह थी, और एक अरुण बख्शी था, एक राकेश श्रीवास्तव था जो इस समय टेलीविज़न और उसका एक ठीक ठाक एक्टर है, राकेश श्रीवास्तव थे, और गौतम सिद्धार्थ थे। हम 6 लोग बचे थे। तो अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे घर से एकदम अलग हो गए, तो अब आपको पता है कि 200 रुपये, हालांकि 200 रुपये ठीक होते थे उस दौर में, कि आप मेंटेन करना, आप अपना ट्रेनिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे, तो आपके पास उतने अच्छे मतलब ड्रेसअप आप नहीं हो पाते थे। आपके पास दो तीन चीज़ें होती थी, उसी को धो और पहनो। और हम 2 लोग थे जो ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग थे। तो वो दौर बहुत ही, राज साहब हम लोग को बड़े उससे देखते थे, 2 आम दर्जे का हमको, हमारे साथ व्यवहार करते थे। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हमसे कमज़ोर लोग हैं, लेकिन वो अंग्रेजी ज़्यादा हैं, तो आप उनके साथ एक अलग किस्म का व्यवहार कर रहे हो। एक हाँ, एक मन लाइन में बना, उन्होंने खींच रखी थी कि, तो वो हमारे लिए बहुत ही मतलब पीड़ादायक भी होती थी। शायद यही वजह रहा कि आपने प्रशिक्षण को आगे दूसरी जगह कर। हाँ, दूसरी जगह। लेकिन मैंने उनको एक पत्र लिखा था। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकला, अच्छा रिकॉर्ड रहा, एक अच्छे अभिनेता के तौर पे गिना जाने लगा। मैंने वहीं पढ़ाना शुरू किया। मैं पहले एक्सटेंशन में आया, विजिटिंग फैकल्टी में आया। तो हमें वर्कशॉप करने के लिए लखनऊ में एनएसडी ने दिया, तो हमने वहाँ पे राज साहब को आमंत्रित किया। तो राज साहब ने वहाँ पे भी थोड़ा सा हमें बोला। हमने कहा कि मैं, जैसा कि राज साहब को आप भी जानते होंगे कि जो उनका कौन बोल रहा है, मैंने कहा मैं सुरेश शर्मा बोल रहा हूँ। कहते मैं इस शख्स के नाम, इस नाम के किसी आदमी को जानता नहीं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, फ़ोन मैंने रख दिया। मैंने फिर एनएसडी अपने डायरेक्टर को, कीर्ति जैन होती थी, उनको बोला। मैंने कहा मैम, मैंने उनको बुलाने की, तो उनका ऐसा कहने, छोड़ो हटाओ सुरेश उनको, वो ऐसे ही है। तो मैं ठीक है छोड़ दिया। लेकिन वो कहीं कचोट थी। हम थे, और अफसर हुसैन था उस वर्कशॉप में, और निर्मल पांडे था जो अभिनेता रहा, जो एक्सपायर कर गया, निर्मल पांडे। हम 3 लोग थे उस वर्कशॉप में। मैंने उनको पत्र लिखा 6-7 पेज का। मैंने उनको लिखा कि ठीक है, आपने ये हमारे साथ किया, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे गुरु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें उस बात का अफसोस नहीं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने जिन लोगों को फेवर किया, जिन लोग को पनपाया, जिन लोगों को आउट ऑफ द वे जा कर के आपने स्पेस दिया, मैं आज आपसे सवाल करता हूं कि आज की तारीख में वो लोग कहाँ पे हैं।
आप मुझे बताइए, चाहे अतुल तिवारी हों, चाहे सलीम आरिफ हों, चाहे मंजरी शंकर हों, इस तरह के मैंने 5-6 नाम जो उनके बड़े पसंदीदा लोग थे उनका नाम लिख करके कोट किया, कोई वो नहीं आया। एक महाभारत के ऊपर एक फिल्म बनी थी, पीटर ब्रूक ने बनाई थी, तो उस फिल्म की स्क्रीनिंग थी शकुंतल थिएटर में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने हमें भी बुलाया था और उन दिनों में ड्रामा क्रिटिक जो लोग थे उनका मैं थोड़ा चहेता हो चुका था, तो बड़े उससे वो करते थे। तो 2 इंटरवल उसमें किए गए। तो पहला इंटरवल हुआ तो उसमें राज साहब भी, बहुत सारे देश से चुनिंदा लोगों को उस स्क्रीनिंग में बुलाया गया था, तो वो सौभाग्य मुझे भी था कि मैं भी उसमें गया था। वो तो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो ये कविता नागपाल एक बहुत बड़ी ड्रामा क्रिटिक हुई हैं और विनोद नागपाल की वाइफ, विनोद नागपाल बहुत बड़े एक्टर रहे, हम लोग और ये सब उन लोगों की सीरियल में वो रनिंग वो किया करते थे, उस दौर के बड़े अभिनेता थे, तो उनकी वाइफ थी। तो इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल हुआ, निकले कविता, अरे सुरेश तू कहाँ है, क्या है, कैसा क्या, मैं शिमला आई थी तो तूने ये किया। तो राज साहब उनके, अरे राज तुम जानते हो उसको? तब राज साहब ने कंधे पे हाथ रखा और कहते, अरे कैसे नहीं जानूंगा, ये मेरा ही तो स्टूडेंट है। मैंने ऊपर से नीचे तक ऐसे उनको देखा, मैंने जी थैंक यू सर, आपने रिकॉग्नाइज किया हमें, थैंक यू वेरी मच। तो वो चोट मुझे हमेशा रही, ये एक बहुत कहा जाए कि मेरे लिए बहुत पेनफुल था कि एक आपका गुरु आपको सिर्फ इसलिए कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आप एक ऐसी मतलब मिडिल क्लास को बिलोंग, जाहिर है वो एक ऐसा पॉइंट बना, पेन पॉइंट बना आपकी। वहाँ से फिर मैंने दिल टूटा कि नहीं यार, आपको अब अपने को प्रूफ करना है। और यही कारण शायद रहा कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जब आप पहुँचे वहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा? और एक साथ और सवाल जोड़ लेता हूँ, तब उत्तर देना आपके लिए ठीक रहेगा कि आपने अभी तक जब भी इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेजेंड्स के साथ काम किया है, देखा है उनके काम को, रतन थियम से लेकर आज के युवा डायरेक्टर्स को भी आपने देखा है। रिपर्टरी कंपनी में आपने नाटक डायरेक्ट भी किए हैं, कई देखा है मैंने, खामोशी सिली सिली और तरह तरह पहला सत्याग्रह, एक वाले समुद्र के, हाँ वो तो बड़ा उपन्यास था, उसको आपने कैसे किया होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये सब अनुभव आप देखो तो आपको किन डायरेक्टर्स का काम बहुत प्रभावी लगता है और किसने आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है? देखिए, एक तो जो सबसे पहला हमारे पर, क्योंकि मैं अभिनय उसमें नहीं जा रहा था, मैं स्टेज क्राफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा था और मैं उसी के लिए अपनी तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि हेमेंद्र भाटिया जी मुझे अपना फेवरेट स्टूडेंट मानते थे। लाइट साफ करने से लेकर के लाइट, भाटिया सर के साथ हमें भी काम करने का मौका मिला है, काफ़ी अच्छे। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैंने उनके साथ दगा किया है, कि उन्होंने पूरी तरह से मुझे तैयार किया, पूरी तरह से उन्होंने मुझे तैयार किया कि एक असिस्टेंट या कह लीजिए। लेकिन जब पहला नाटक भारतीय नाट्य अकेडमी में हुआ, द मैन विदाउट शैडोज़, और अनुपम खेर साहब ने उसको डायरेक्ट किया, तो कहीं वो चेंजेस आने शुरू हुए। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं तो वो, लेकिन हमारा अगले दिन वाइवा है, तो खेर साहब ने मेरा ब्रेन वॉश किया कि तू क्या कर रहा है, तू अच्छा एक्टर है, तू कहाँ फंसेगा, कोई नाम नहीं मिलता, क्या लाइट हैंग करता रहेगा, ये करता रहेगा, अच्छा अभिनेता, इसमें कैरियर बना, इसमें क्या। और दूसरे दिन वाइवा में जा कर के तो भाटिया जी जैसे, अगर आप जानते तो उनका नेचर था, और पंडित ठीक है ना, मैंने कहा सर बिल्कुल। और मुझसे वहाँ कमेटी ने पूछा आप स्पेशलाइजेशन किस में करेंगे? मैंने कहा जी एक्टिंग में। ऐसे हो गए सब। तो मैंने कहा जी हाँ अभिनय में। मैं बाहर आ गया, मैं भाटिया जी से आंख नहीं मिलाई। मुझे लग गया कि यार मैंने किसी का भरोसा तोड़ा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ठीक है, शायद भाटिया जी ने बाद में इसको स्वीकार किया कि नहीं, कैरियर नहीं था उसमें हमारा। लेकिन हाँ, फिर वो एक था जिसने हमें अभिनय की तरफ लेकर के आया, और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी उस चीज़ को लेकर के, तो पहला जो निर्देशन का उनका जो कहें कि उसके बाद भी खेर साहब ने एक प्ले और डायरेक्ट किया था, लेकिन जो
इम्प्रेशन पहले उनके नाटक का पढ़ा मेरे साथ, मैन विदाउट शैडोज़ का सात्र का प्ले था, जॉन पॉल सात्र का, तो वो मुझे लगा कि नहीं, वो एक टर्निंग पॉइंट, वहाँ से मुझे लगा कि अब हमें भी देखना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए। फिर B.M. शाह जी के साथ काम किया, अगर इंडियन उसकी बात करें, टोनी बटरफील्ड के साथ काम किया, रशियन डायरेक्टर के साथ काम किया, जर्मन डायरेक्टर के साथ काम किया। लेकिन अगर हम अपने इंडियन उसकी बात करें तो जो राम गोपाल बजाज साहब की या राजेंद्र नाथ जी की अगर हम बात करें, जाति पूछो साधु, हाँ, जाति पूछो साधु की, हमने उनके साथ 3 प्लेस किए और तीनों के तीनों विजय तेंदुलकर के किए। घासीराम कोतवाल के हमने मोर देन 100 शोज़ किए नाना के, और लगभग 99% शोज़ हाउसफुल होते थे। तो जिस तरह से एक्टर को छोड़ देते हैं, राज साहब के साथ भी काम किया हमने, आधे अधूरे उन्होंने हमारे साथ डायरेक्ट किया। राज साहब इंच दर इंच एक्टर को बांधते हैं, सिर्फ एक कदम जाओगे तो एक कदम जाओगे, यहाँ पे गिलास उठाने के लिए मुड़ोगे, ऐसे हाथ रखोगे तो ऐसे। आप एक्टर को पपेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक्टर पपेट नहीं है, जीता जागता इंसान है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, उसकी अपनी संवेदनाएं हैं, उसको चरित्र का निर्वाह करने दो। आप वहां कुर्सी पे बैठ के उस चरित्र को आप फील करके और सोचो कि इंप्लीमेंट वो करे, पॉसिबल नहीं है। वो आपकी भावनाएं हैं, वो सुरेश की भावनाएं नहीं है। तो सुरेश अपनी भावना से उस कैरेक्टर के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसको करने दो। तो राज साहब का वो था, राजेंद्र नाथ जी का ये रहा कि ये देखो, ये है, तुमको यहां से यहां जाना है, तुमको यहां से यहां आना है, अब तुम करो। वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि तुम लेट क्यों गए, तुम पहले क्यों आ गए, नेवर। एक्टर हूं, सजीव हूं। आज आपके साथ बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, कल को बात करते समय हमें नहीं लगेगा, तो हम नहीं रिस्पॉन्स करेंगे उस गर्मजोशी के साथ। क्यों? क्योंकि आज हालात बदल गए, टाइम बदल गया, हम कहीं और से आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ और इंसिडेंट हुआ होगा, तो हम उस तरह से नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ चल रहा होगा। तो रियलिस्टिक एक्टिंग को करने के लिए, समझने के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मेथड एक्टर को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो इवन आपके बजाज साहब का, आदरणीय राम गोपाल बजाज जी का भी, कभी वो बांधते नहीं है। एक्टर, थिएटर एक एक्टर मीडिया है, एक्टर्स का माध्यम है, अभिनेताओं का माध्यम है, तो अभिनेता को प्ले करने दो। वी आर प्लेयर्स, वी मस्ट प्ले, हमको बांधो मत। तो वो ये 2-3 निर्देशक ऐसे रहे जिनके साथ काम करके आप बहुत, आप कोई भी आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, आप 10 चीज़ें 10 तरह से ट्राई करते हैं, इतना डायरेक्टर आपको छूट देता है, तब आप कहीं जा करके एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट कर पाते हैं। जब आपको बांध दिया जाता है, लिमिट में कर दिया है, ये करना ये करना, तो एक्टर कसमताता है, कहीं वो तड़पता है अंदर, यार करने नहीं दे रहे, यार मेरा मन तो ये, आखिर इंस्टिंक्ट वर्क करता है ना। अभी आप सजीव प्रस्तुति है, अभी आपने कोई चीज़ कही, आज आपने किसी दूसरे, रिपीट शो है, आपने किसी आज दूसरे मूड में कही, तो हमारा जवाब दूसरे मूड से आएगा, उस मूड से आएगा, ना कि हम बटन दबाएंगे जो कल हमने परफॉर्म किया है वो आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये फ़र्क है। तो डायरेक्टर को इस बात पे सोचना चाहिए, अभिनेताओं की एक बाउंड्री उसको दे दो कि इस बाउंड्री के 2x2 का कैनवस है और ये कलर है, इसमें हम ये चाहते हैं कि रेड कलर हो या ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा आना चाहिए, ब्लू कलर उभर के आना चाहिए। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दो, एक्टर्स के ऊपर छोड़ दो, वो आपके 2x2 कैनवस को या 4x4 कैनवस को पेंट करेगा। आपका जो थॉट है, आप जिस चीज़ को लेकर के काम करना चाहते हो कि आपके प्रोडक्शन का कलर ब्लू है, ब्लू कलर ज़्यादा निकल के आना चाहिए, वो एक्टर सेंसिबल है, वो इस बात का ध्यान रखेगा, लेकिन उसको बांधो मत। तो आदरणीय राम गोपाल बजाज, राजेंद्र नाथ जी, ये लोग उस तरह के निर्देशक रहे, उनके साथ काम करके हमें वाकई सहजता के साथ, एक अभिनेता अगर सहज नहीं होगा तो परफॉर्म क्या करेगा। सहजता बहुत ज़रूरी है एक अभिनय के लिए और एक अभिनेता के लिए। बातचीत तो काफ़ी की जा सकती है, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास समय की कमी है और विषय बहुत लंबा है। आपके रंगमंडल के
कार्यकाल को हम डिस्कस नहीं कर पाए। आपके निदेशक रहते हुए NCZCC में प्रयागराज में आपने बहुत सारा काम किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर पद पर रहते हुए भी आपने ढेर सारे प्रयोग किए और काफ़ी सफल प्रयोग रहे। उनको भी हम रेखांकित करना चाहते थे, किंतु समय के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। अगली बातचीत में ज़रूर कोशिश करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे नए शख्सियत के तहत। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, और LPU में डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूज़िक में ये वर्कशॉप जब आप कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, यहाँ के लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा, वो अपनी प्रतिक्रियाएँ इस कैमरे पे दे दें। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बात, क्योंकि मैं लाग लपेट मुझे आती, मैं बहुत स्पष्टवादी, स्पष्टता के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं LPU के बारे में सुनता था। आपके एडवर्टीजमेंट चलते थे, जब कभी हम टीवी पे बैठे हैं तो LPU और ये इसके आते थे। और जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निर्देशक रहा या जब मैं रंगमंडल प्रमुख रहा तो यहाँ से छात्र आते थे रंगमंडल में बतौर कलाकार साक्षात्कार के लिए या फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन के लिए। तो मुझे लगता था कि कहाँ से LPU, क्या, कैसे, मतलब हम इसको ऐसे। लेकिन जब मैं इस कैंपस में पहले दिन एंटर किया तो मुझे लगा वो भ्रम टूट गया कि हम LPU की जो एक रेपुटेशन, एक वो इमेज हमारे जहन में थी, वो ख़त्म हुई। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा कैंपस, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतना डिसिप्लिन, सब कुछ इतना व्यवस्थित तरीके से है। ख़ास करके मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, लेकिन उनसे कंपेयर करूँ तो ये मुझे कहीं बेहतर यूनिवर्सिटी लगी है। बाकी जो डिपार्टमेंट, ड्रामा डिपार्टमेंट और म्यूज़िक डिपार्टमेंट की है, आपके छात्रों में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आगे जाने की। हमें सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन का वो ना हो कि हम सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहते हैं। हम आए हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको हम उसको देखें कि हम ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम प्रोफेशनल एक्टर, डायरेक्टर, डिज़ाइनर यहाँ से निकाल रहे हैं। तो वो संभावनाएं पूरी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, फैकल्टी है, सब कुछ है। स्टूडेंट्स में हमारे अंदर जो झील है वो भी है, लेकिन संभावनाएं हमेशा होती हैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर की। डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, सशक्त काम कर रहा है, और इनके साथ और भी गहराई के साथ अगर हम और काम करें तो और भी सशक्तता के साथ ये डिपार्टमेंट, क्योंकि इस फील्ड में काम आप जितना करेंगे उतना कम लगेगा। हम वो भी कर लेंगे तो उसके बाद लगेगा ये और होना चाहिए, वो कर लेंगे तो लगेगा और ये होना चाहिए। तो आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी में, ड्रामा डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट के पास, और जितने भी डिपार्टमेंट में गया तो अपने आप में वो इनफ है, कंप्लीट है। तो मुझे यही है कि ये डिपार्टमेंट और आगे जाए, आगे बढ़े, और हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे छात्र आते हैं, बाहर से भी छात्र हैं। तो ऐसे तो यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। तो ये बड़ी बात है LPU के लिए और हमारे लिए, जो सोच बदली है। और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भैया, जो आप बात करते हो वो नहीं है, LPU कुछ और है, जाके देखिए आप वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूज़िक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।